न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब है समाज विज्ञान से रिलेटेड, उस किताब में एक चैप्टर था। उस चैप्टर में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जिक्र था। इसको लेकर के हंगामा मचता है और सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो इस पर एक्शन लेता है और लेने के बाद में इस किताब को सीज करने का ऑर्डर कर देता है, किताब को पूरी को बैन कर देता है और भारत सरकार को और जो एनसीईआरटी है उस डायरेक्टर को डायरेक्शन देता है कि आप वो नोटिस भी करते हैं आप इसको बैन कर दीजिए और इसको कहीं पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश कर दी है तो उसको विड्रॉ करेंगे। तो ये ऑर्डर था। पर लेकिन सवाल ये है गजेंद्र जी, चिंता की बात जो मुझे इस ऑर्डर में ये लगी कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं, पहले तो बात हमें ही समझने की है। क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? अगर भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है तो उसके बारे में अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो दिक्कत कहाँ है? अगर देखो, चाहे नौकरियों में कोई नौकरी हो किस तरह की, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, या आप पॉलिटिकल भ्रष्टाचार की बात करें या राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें, या आप देखो जुडिशियल भ्रष्टाचार की बात करें। पर सीजीआई ये कह रहे हैं ना कि जनता का विश्वास उठ जाएगा न्यायपालिका से अगर ऐसे चैप्टर बनाए जाएंगे। न्यायपालिका से जनता का विश्वास बहुत कुछ तो उठ चुका है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं पूरा उठ चुका, बहुत कुछ आप अगर आप देख जजमेंट जितने भी न्यायपालिका के आ रहे हैं वो जजमेंट बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो सरकार के पक्ष के आते हैं। तो लोगों को, देश के लोगों को मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा अब न्यायपालिका विश्वास नहीं रहा है। और न्यायपालिका विश्वास इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं, बहुत से केसेस हैं। अभी यशवंत वर्मा केस आपको पता ही है, दिल्ली में जो हाईकोर्ट के जज थे उनके यहाँ से जो है नोटों का बंडल मिले, उस पर अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई है और उसमें पार्लियामेंट में नो डाउट के इम्पीचमेंट के संबंध में कार्रवाई चल रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है, लेकिन ना तो कोई एफआईआर हुई है ना अरेस्ट हुआ ना कुछ हुआ उनके खिलाफ। तो हमें ये भी समझने की बात है। और जो गजेंद्र जी ऐसा है कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार ना हो और फिर पढ़ाया जाए तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और जुडिशरी में कई सारे जजों में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं पहले भी अभी भी, तो उस स्थिति में उसको पढ़ाया जाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को ये अधिकार है कि वो न्यायपालिका भ्रष्टाचार की बातों को भी जाने, समझे और विचार करें, जिससे न्यायपालिका अपने आप को सुधार भी सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि न्यायपालिका ये चाहती है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को छुपा के रखा जाए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मनसा नजर नहीं आती, मुझे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए वो, हाँ सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, लोग चर्चा इसमें ना करें, किताबों में इसके संबंध में कोई लेख ना हो, कोई आर्टिकल ना हो, और अगर किताब में कोई आर्टिकल आ गया है तो उसको न्यायपालिका चाहती है दबा दिया जाए। इसमें मैं देखो बहुत सारे मीम्स ही बन रहे हैं कि भाई डिलीट कर दिया गया है किताबों से, मतलब न्यायपालिका भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, न्यायपालिका भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। मैं न्यायपालिका से रिलेटेड जज रहा हूं, आपको पता ही है, तो उस स्थिति में मुझे न्यायपालिका की दिल्ली की और राज्यों की जानकारी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो फिर सीजीआई डर क्यों रहे हैं? तो उसको उजागर होने दीजिए ना, सार्वजनिक होने दीजिए ना। यही तो चिंता की बात है, डर क्यों रहे हैं? उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायपालिका खुद भी कदम उठाए। न्यायपालिका की तरफ से खुद भी कदम उठाने की जरूरत थी, जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो उस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं, बच्चों को बढ़ाना चाह रही है अगर सरकार एनसीईआरटी, उसको दबाने की कोशिश है। तो मैं एक बात बता दूं कि न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो ऑर्डर में रजिस्टर किया है, इसकी किताब को रोका है पब्लिकेशन होने से, उसमें खास बात समझने की ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर कांति का कहना यह था कि भाई आप इस कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात क्यों पढ़ा रहे हैं? बाकी भ्रष्टाचार तो एग्जीक्यूटिव में भी है, पार्लियामेंट में भी, और जगह भी है, सब डिपार्टमेंट में है, सब डिपार्टमेंट। इसकी बात क्यों कर रहे हैं आप? और कक्षा 8 के बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि जो जजेस हैं इसके, उन्होंने किताब को पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया। बाकी कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो किताबें पढ़ाई जा रही है आज के समय समाज विज्ञान पर, उसको उन्होंने लगता है अध्ययन नहीं किया, ना उन्होंने किसी ने बताया है। तो ये केस स्यू मोटो लिया गया है, जो कपिल सिब्बल जी और जो कुछ और एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और चीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस पर आप कुछ करिए, ये न्यायपालिका के साथ खतरे में इस लेख की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो एक्शन लेता है और ये काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी में ये है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताबों में न्यायपालिका का चैप्टर तो पहली बार आया है। उससे पहले जो एग्जीक्यूटिव है और जो नेता होते हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में लेख हैं, चैप्टर्स हैं, पहले से हैं। न्यायपालिका के बारे में अब जोड़ा गया है। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को पढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस पर बहुत भारी ऐतराज है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमें समझने की है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जसवंत शर्मा जी के पास से तो नोटों का बंडल मिला, जला हुआ जो भी, तो केस चल रहा है। इसके अलावा मैं कहूँ जस्टिस भरूचा थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने 2002 में सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी कि 80% जज ईमानदार है,
लेकिन बकाया भ्रष्ट जजों की वजह से न्यायिक व्यवस्था बदनाम हो रही है। कह रही है तो 20% जज 2002 की बात है। सीजीआई चीफ जस्टिस थे जस्टिस भरूचा, उन्होंने ये बात कही थी कि 20% जज भ्रष्ट हैं, उनकी वजह से न्यायिक व्यवस्था बदनाम हो रही है। इसके अलावा 2010 में जो जस्टिस कार्ड जो थे, इन्होंने भी, इनकी बेंच ने, और ये ज्ञानसुधा मिश्रा जज साहब थी, उनकी बेंच ने न्यायपालिका में भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के उन्होंने उजागर किया था। आप एक बात मैं बता दूं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से, शांति भूषण, जो प्रशांत भूषण के पिताजी शांति एडवोकेट थे, जो लॉ मिनिस्टर में रहे, उन्होंने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, एक एफिडेविट फाइल किया। ये कहा कि पुराने कई 16-15 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भ्रष्ट रहे हैं, और आपको मेरी चुनौती है कि आप मेरे खिलाफ मुझे जेल भेज दीजिए अगर बात झूठ है तो। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया, वो केस खत्म कर दिया, और कोई उन्हें कंटेम्प्ट नहीं, क्योंकि बात उनकी सही थी। उन्होंने 16 जजों के नाम दिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम दिए थे। तो ये बात देखो, भ्रष्टाचार की बात बड़े पैमाने बहुत पहले चली आ रही है, और ये नई बात नहीं है। न्यायपालिका में अगर लो स्तर पर देखें, अगर उत्तर प्रदेश के राज्यों में देखेंगे, तो आपको भ्रष्टाचार के केसेस में साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया आप ऐसा करिए, आप उत्तर प्रदेश या कुछ राज्यों की न्यायपालिका में किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आपको वहां उजागर भ्रष्टाचार नजर आ जाएगा। और इस भ्रष्टाचार से आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है न्यायपालिका में? असर पड़ेगा। पैसे लेकर के कुछ कोर्ट है, जजेस क्या करते हैं, पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के, और केस इधर से इधर कर देते हैं। मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, गाजियाबाद के जो इस पर सीनियर डिवीजन सिविल जज है, उनके संबंध में उन्होंने इतना कड़ा ऑर्डर पास किया है, इसी 24 तारीख को आया हुआ है। उन जज साहब ने एक जजमेंट पास किया था, गाजियाबाद के जज साहब ने, तो उस हाई कोर्ट जज ने उन्होंने ये कह दिया है कि ये भ्रष्टाचार का या इनकी अक्षमता का क्लियर कट मामला और न्यायिक एक तरीके से हत्या है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, और जो जज के खिलाफ ये कहा है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जज है, उनसे कहा है कि आप इनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। तो भ्रष्टाचार के मामले नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोगों को न्याय मिल पाएगा, भ्रष्टाचार हो तो लोगों को न्याय मिल नहीं सकता। गरीब लोग न्यायालयों में बहुत से जाते हैं, दलित पिछड़ों के पास पैसा नहीं तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल ठीक है, पैसा ना होने की वजह से, कोई जिसका पैसा होगा, जज भ्रष्ट है सपोज, तो वो क्या करेंगे, एक पार्टी पैसे वाली है, वो ना पैसा दे देगी, तो जजमेंट इधर से उधर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बाबा साहब थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी अपनी किताबों इस बात का लिखा है कि आजादी से पहले वो कोर्टों में जाते थे, तो उनका लेख है कि कोर्टों में, न्यायपालिकाओं में भ्रष्टाचार है, और SC/ST के केसेस के संबंध में तो जजेज है वो भ्रष्टाचार और चीजों की वजह से उनके खिलाफ जजमेंट देते हैं। ये बाबा साहब ने किताबों में लिखा हुआ है। और तो कुछ लोग सर इसको अब सरकार वर्सेस न्यायपालिका बना रहे हैं। नहीं, ये तो बात, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, सरकार जानबूझ के बात कर, लेकिन सवाल ये कि बातें सही है गलत है, तो दो चीज है ना, आप बात समझिए कि सवाल ये, सरकार तो बाकी न्यायपालिका को डाउन करना चाहती है, ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और न्यायपालिका में इस चीजों को उजागर करके वो चाहते हैं कि न्यायपालिका डाउन हो, और वो जो कोलिजन सिस्टम हटाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन बात इंपोर्टेंट क्या है कि क्या सरकार की ये बात गलत है, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, ना कि भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करनी होगी। तो न्यायपालिका में चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, वो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में बहुत सी कोर्टों में आप जाएंगे तो वहां आपको उजागर भ्रष्टाचार केस मिल जाएंगे, और जनता त्राई मचा रही है। लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, AI के बारे में पढ़ाइए ना, कल से आपके बच्चों को भ्रष्टाचार करप्शन के बारे में क्या क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अंधा आंदोलन, केजरीवाल का आंदोलन, जो केजरीवाल का उदय हुआ वो भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है, और देश में जब भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने में चल रहा है, हर जगह, न्यायपालिका नहीं, एग्जीक्यूटिव हर जगह, उस स्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लोकपाल बिल इसी लाया गया था, लोकपाल बिल कहाँ पता भी नहीं है, केजरीवाल जी नेता बन के चीफ मिनिस्टर बन गए, वो अलग बात है का वो एक केस में डिस्चार्ज हो गए। तो भ्रष्टाचार देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, और लोगों के साथ न्याय भी नहीं हो सकता। न्यायपालिका की साख आज खतरे में है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि न्यायपालिका की साख को बचाएं, जाके जब कोई भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ने देना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दमनकारी नीति चलाती है विपक्षी पार्टियों के संबंध में, ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पिछले 2014 से लेकर के अब तक देखें तो केजरीवाल जी के मैं समर्थन में नहीं हूं, लेकिन केजरीवाल जी ने जो भी किया हो वो अलग इश्यू है। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये जो केस था जिसमें केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया सहित करीब 23 एक्यूजों को डिस्चार्ज किया गया है राजबंदी कोर्ट के सेशन जज के द्वारा, तो सवाल ये कि वो केस सही था गलत था? केस गलत था, झूठा केस था, लिकर पॉलिसी के संबंध में फर्जी इन्होंने चीजें बनाई, झूठा सबूत नहीं जुटा, ना झूठा ही केस था ना, सबूत की बात नहीं है इसमें। सबूत तो सीबीआई जितने जुटाने से जुटा लिए, सबूत थे ही नहीं। उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को उसको पहले एक्यूज बनाया,
उसको फिर अप्रूव बना दिया, उसी गवाही लेकर के चलती रही कि भाई ये गवाह दे रहा है हमारे पक्ष। जब जो एक्यूज है कोई, तो बाद में सीबीआई ने कह दिया कि आप ऐसा करिए, हमारे पक्ष में गवाही दे दीजिए, केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दीजिए, तो केजरीवाल को फंसा लेंगे और आप बचा लेंगे। सर कुछ तो हुआ था ना, देखिए जैसे नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने। नहीं देखो ऐसा है, नीति बनाना, फिर वापस लेना, प्राइवेट ठेके खोलना, फिर उसे वापस लेना। हाँ। वापस लेना, ठेके खोलना एक अलग बात है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ इस बात का डिसीजन अभी कल जो है वहां के राजधानी कोर्ट जज ने कर दिया है। और वो जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट है, मैं बता दूं आपको 550 पेज के आसपास है, डिटेल में उसने जज साहब ने लिखा हुआ है। मैं जज साहब की तारीफ करूंगा कि ऐसे समय पर जहां पर के जुडिशरी विश्वास उठ रहा है और सरकार के पक्ष में डिसीजन दे रही है, इतने बड़े केस में जहां पर के केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी की सरकार उसकी वजह से चली गई थी, ऐसा भी रोल था आज इस टिकट पॉलिसी का, इस केस का, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आ पाई है, उसका रोल भी था। और केजरीवाल के जो ईमानदारी का जो बात कहकर चल रहे थे, उन पर सबसे बड़ी चोट इसी ने पहुंचाई थी। कट्टर ईमानदार जो कहा जा रहा है, तो वो कट्टर ईमानदारी खत्म हो चुकी। जेल केजरीवाल जी लेके आए, मनोज सिसोदिया जेल लेके, कई लोग जेल लेकर गए। देखो सेशन जज ने जो बात कही है ना, उसमें बात ये है कि कुछ भी इनके पास था ही नहीं, इन्होंने अननेसेसरी बात को बतंगड़ा बना दिया, कुछ ना होने कुछ नहीं था। और दूसरा आप ये भी देखिए कि उन जज साहब ने ये भी कहा है कि जो आईओ होता है उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। आईओ ने फर्जी केस बनाया, और देखो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को इस तरह से झूठा फंसाएंगे तो उस स्थिति में बाद में चाहे हम डिस्चार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, बरी करते हैं, लेकिन उसकी जो साख चलेगी वो कैसे आएगी? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। देखिए ऐसा है कि लिकर पॉलिसी जहां तक सवाल है, आपको ये पता होगा लिकर पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन एलजी ने अप्रूव करी थी। एलजी के नाम कोई पॉलिसी चलती नहीं, दिल्ली का मामला डिफरेंट है। तो एलजी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया? एलजी ने कैसे उसकी उनकी बातें मान ली? तो देखो मैं बताने की कोशिश है, वो जजमेंट बहुत बड़ा है, कुछ जजमेंट का प्रोसेस थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उस जजमेंट से ऑर्डर से ये सेशन जज से क्लियर है कि इसमें कोई भी ना सबूत है ना कोई केस ऐसा कुछ हुआ है। सरकार हो सकता है कि कोई पॉलिसी बनाया, बाद में पॉलिसी ढंग से चल नहीं पाए या सरकार को घाटा हो जाए, वो डिफरेंट एंगल है, इसका मतलब ये नहीं करप्शन उसमें हुआ होगा। तो इस सेशन जज का ऑर्डर तो ये भी दिखाता है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के साथ उनको खत्म करने के लिए, उनके राज्य खत्म करने के लिए, उनकी सरकार को डाउन करने के लिए और आगे ना आ सके ऐसे व्यवस्था करने के लिए झूठे केस फंसाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। यही नहीं, आप हर राज्य में देख रहे हैं। और इस ऑर्डर से तो बैकफुट पे आ गई है, बिल्कुल आगे बैकफुट पे आना भी चाहिए। और केजरीवाल जी तो खुशी बना रहे हैं, मैं केजरीवाल के समर्थन में फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, लेकिन ये जो ऑर्डर आया हुआ है वो ऑर्डर इतना जरूर दिखाता है कि कम से कम लिकर पॉलिसी के संबंध में केजरीवाल जी और बाकी उनकी टीम थी, आम आदमी पार्टी का कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं किया था ऐसा। अब लेकिन अभी हाईकोर्ट में केस सीबीआई ने फाइल कर दिया, हाईकोर्ट डिसीजन क्या लेता है वक्त बताएगा। ये विवाद जो है बहुत पहले से, आजादी से पहले चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अभी कुछ समय से उन्होंने इसको एक मुद्दा बना करके, और जो अल्पसंख्यक जातियां हैं और मैं कहूंगा शुल्क कास्ट के लोगों को, और जो ऐसे लोग जो है नास्तिकता के विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय गीत को उन्होंने जो 6 स्टैंजास के होते हैं उनको पढ़ना बोलना कंपलसरी कर दिया है। और कंपलसरी नहीं कर दिया, उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, जनगण मन दोनों किसी जगह गाए जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा गाया जाएगा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान बाद में गाया जाएगा। इस ऑर्डर में ये भी है। तो देखो उन्होंने इंपोर्टेंस दे रहे किसको? ये नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को, ना कि राष्ट्रीय गान को जो पहले से दिया जा रहा था। इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसमें जो है सिर्फ धार्मिक सोच है भारतीय जनता पार्टी की, और ये धार्मिक सोच जो में इसीलिए है कि वो क्योंकि सेकुलरिज्म पे विश्वास नहीं करती, धर्मनिरपेक्षता विश्वास नहीं करती, पंथ निरपेक्षता पर विश्वास नहीं करती, संविधान में पंथ निरपेक्षता धर्म शब्द को हटाना भी चाहती है, जो प्रस्तावना है ये आपको पता ही है। तो ये जो इन्होंने जो अब लागू किया है उसमें देखो, अब मैं मेरे पास ये नेशनल सॉन्ग की 6 स्टैंजा है, 6 उसकी वो है, 6 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ पहले पढ़ना ठीक था, वो था, लेकिन अब उन्होंने 4 और उन्होंने जो कंप्लीट कर दिया है, उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ने के लिए जरूरी कर दिया है कि राष्ट्रपति जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे किसी प्रोग्राम में, राज्यपाल वगैरह, और स्कूलों में ये मैंडेटरी कर दिया है कि उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत है इनके हिसाब से, तो मतलब कानूनी है वो, मतलब हाँ गलत है, उसके लिए एक्शन भी लिया जा सकता है। आप पहले अगर कोई हिंदू धर्म को नहीं मानता या कोई नास्तिक है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, या कोई बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास रखता है, कोई बाबा साहब कह के गए थे कि अब हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करेंगे। अब अगर कोई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है, ऐसा कोई गीत या ऐसा कुछ लेकर के आती है जिसमें सभी लोगों के लिए आवश्यक कर दिया जाएगा, आपको गीत गाना पड़ेगा, उस गीत में जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जिक्र करो, तो ये धर्मनिरपेक्षता अगेंस्ट नहीं होगा, ये बाबा साहब के जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अगेंस्ट होगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि बाबा साहब का जो कंसेप्ट था
धर्मनिरपेक्षता कंसेप्ट है, पथ निरपेक्षता कंसेप्ट है, हमारी पर्सनल लिबर्टी भी है, स्वतंत्रता का हम किसी के बारे में धर्म को अपनाए ना अपनाए हमारी अपनी मर्जी है, तो उसका विरोध में है। तो मैं बताऊं इसमें एक लास्ट स्टेंजा है, दो है कि तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर, मंदिर मंदिर वंदे मातरम। एक और क्या है, तुम ही दुर्गा दशा प्रहानी धारिणी। तो दुर्गा देवी के बारे में हम जो है, या भारत माता को भारत को दुर्गा क्यों कहें, ये दूसरे धर्म के लोगों को इससे मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? अगर जो लोग नास्तिक है वो क्यों कहे कि भाई दुर्गा किसी का नाम क्यों ले, उसको मजबूर किया जाना चाहिए, और धर्म के लोगों को, मुस्लिम को, ईसाई को मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? जो बाबा साहब अम्बेडकर विश्वास के विश्वास है उनको मजबूर किया जाना चाहिए बोलने के लिए कि हम हिंदू धर्म को माने। तो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनको हिंदू धर्म वाले माने, थोपा जा रहा है, तो थोपने में हमें आपत्ति है। अगर आप कर दें कि भाई आपकी मर्जी है गाने तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए मैं इसके विरोध में हूं कि ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये थोपना जाना चाहिए। जो अपनी मर्जी से कहना चाहते हो गाले, लेकिन सरकार को धर्म को लेकर के आगे चलेंगे तो सरकार पीछे जो है। और यहाँ तो सब सड़कों पे देखने को मिल रहा कि वंदे मातरम बोल, अगर कोई नहीं बोलता तो उसको मारा पीटा जाता है। ये तो पहले हम बहुत से इंस्टांस देख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि अभी पूरा बोलने के लिए कहा जाएगा, पहले तो 2 खाली स्टेंजा बोले जाते थे, अब सभी बोलने के लिए कहा जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, सब बोलने कहा जाएगा, तो बाकी लोग जो नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, और उनके खिलाफ जो है कुछ हिंदूवादी संगठन जो इसमें इस तरह सोच के चल रहे हैं वो उनको मारा पीटा करेंगे, लिंचिंग करेंगे, ऐसा भी होने की संभावना है। आपको बता दूं कि ये जो बहुत से स्टेट में है, जैसे बंगाल में, इसका विरोध बंकिम चटर्जी का है, बंगाली थे, लेकिन वो भी इसका विरोध करते हैं बहुत से लोग ना। तो अब इसका क्या कानूनी क्या इस पे कार्रवाई? नहीं, कानूनी कार्रवाई क्या, सरकार ने तो कर दिया। नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रपति और आना, गवर्नर आना, स्कूलों में बोलना ये कंपलसरी कर दिया है। तो उस स्थिति में कोई कोर्ट जा सकता है, नहीं तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो इसके खिलाफ क्या होगा, सरकार एक्शन लेगी। तो ये गलत है, किसी को अपने उसके धर्म में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, और हिंदू धर्म की तरफ देश बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र का एक तरीके से ही बढ़ाने के लिए एक कदम है, एक और कदम बढ़ा दिया सरकार ने कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। मैं एक बात और बता दूं कि चलते चलते लास्ट में कभी मुझे अचानक याद आया, गुजरात सरकार ने एक बिल पास किया है अमेंडमेंट के लिए गुजरात विधानसभा में। उसमें क्या कहा है कि जो लव मैरिज करते हैं लड़का लड़की, उनके लिए एक कंपलसरी करने जा रहे हैं कि वो अपने माता पिता को इंटीमेट करेंगे, और माता पिता तभी उनकी शादी रजिस्टर्ड होगी। माता पिता को इंटीमेट नहीं करेंगे तो शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, और तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले माता पिता को नोटिस भेजा जाएगा। ये पहले कभी भी नहीं था। अगर कोई इंटरकास्ट लोग मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, जैसे दलित लोग अगर हमसे की शादी कर रहे हैं, तो लड़का भी कोई भी हो, इसे हिंदू या मुस्लिम शादी कर रहे होते हैं, तो शादी करने से पहले उनके माता पिता को नोटिस भी जाता है। अब वो नोटिस मैंडेटरी किया जा रहा है, और उसकी चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम है। इस तरीके से उसमें आम आदमी पार्टी जो बाकी गुजरात की, वो उसका सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो एक बात कह दूं कि हिंदू राष्ट्र, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं इस बनाने के संबंध में, आगे अगर हिंदू राष्ट्र सरकार बनाना चाहेगी तो हो सकता है सारी पार्टियां इसमें सहमति दिखाएं। मैं कांग्रेस सहित, आम आदमी पार्टी सहित और बाकी और पार्टियां बीएसपी सहित हो सकता है कहेंगे हाँ साहब हम इसके सहमत है, हिंदू वोटों को लेना चाहते हैं। तो ये जो कदम है इस नेशनल सॉन्ग वाला, गुजरात वाले में जो है, जो कंपलसरी किया जा रहा है कि लड़के लड़की अगर बाल है और वो शादी करना चाहते हैं तो उनको माँ बाप को बताना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन शादी होगी। ये एक तरीके से हमारे संविधान के अगेंस्ट है।